एक गांव में संपत नाम का 20 वर्षीय युवक रहा करता था। संपत एक अनाथ था जो गांव के चौधरी के ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ संपत, ग्राहक टेबल पर खाली बैठे हुए हैं। आज मैं दाल मखनी की अलग रेसिपी बना रहा हूँ चौधरी जी, देखिएगा आज की दाल खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे उंगलियां चाटने की बात बाद में देखना, पहले जाकर उन्हें भोजन देकर आओ। बस चौधरी जी कुछ देर और रुक जाइए, अभी 5 मिनट में मैं सारे ग्राहकों को भोजन लगाता हूँ। चौधरी रसोई घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद संपत ने ग्राहकों को भोजन लगा दिया। संपत के हाथ की बनी हुई दाल मखनी सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आई। उन्हीं ग्राहकों में अर्जुन चौधरी के पास आकर बोला, आज की दाल मखनी का कोई जवाब नहीं है चौधरी साहब, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ अर्जुन, मेरे ढाबे का खाना ही इतना अच्छा बनता है कि लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, आपकी पत्नी तो बस आपके बगल में बैठी हुई पैसे गिनती रहती है, भोजन तो अपने गांव का संपत बनाता है। उसकी तारीफ करने में क्या आपका हलक कड़वा हो जाता है क्या? इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। चौधरी क्रोधित होकर अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, देख रही हो तुम, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम भी रसोई घर में संपत का हाथ बटा लिया करो। मैं एक बार में एक काम कर सकती हूँ, मैं या तो पैसे गिन सकती हूँ या फिर रसोई घर में कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। तुम बिल्कुल मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी। जरा सोचो, कल को ये संपत हमारा ढाबा छोड़कर चला गया तो क्या होगा? लोगों को इसके हाथ के बने हुए भोजन का स्वाद लग गया है, इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि ये भोजन उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है, लेकिन तुम मेरी बात को समझती ही नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं। कल से मैं भी संपत के बगल में कुर्सी लगाकर बैठी रहूंगी। अगले दिन संपत जब ढाबे पर आया तभी चौधरी संपत की ओर देखकर बोला, संपत, आज से मेरी पत्नी भी तुम्हारे साथ रसोई घर में रहेगी। चौधरी साहब, मालकिन को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं हूं ना भोजन बनाने के लिए। जितना बोला है उतना करो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है चौधरी साहब, जैसी आपकी मर्जी। रुक्मणी उस दिन के बाद संपत के साथ रसोई घर में बैठने लगी। कुछ दिनों बाद चौधरी ने सभी ग्राहकों को विश्वास दिला दिया कि जो भोजन उसके ढाबे में दिया जाता है वो भोजन उसकी पत्नी रुक्मणी बनाती है। एक दिन संपत काम पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी वहां पर चौधरी आ गया। चौधरी साहब आप? मैं तो ढाबे पर ही आ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताने आया हूँ कि अब तुम्हें मेरे ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहां तक मैं जानता हूं मैं तो बहुत मेहनत से खाना बनाता हूं और मैंने आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता संपत, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे का नाम बदनाम होता जा रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहां तक मुझे याद है, जब से मैं ढाबे पर काम कर रहा हूं तब से तो आपका ढाबा पहले से ज्यादा चलने लगा है। हाँ, ज्यादा चलने लगा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम पर। अगर मैं कुछ दिन तक तुम्हें और काम पर रखता तो शायद मेरे ढाबे का नाम चौधरी ढाबा से बदलकर संपत ढाबा हो जाता। ऐसा मत कीजिए चौधरी साहब, मैं एक अनाथ हूं और मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास भी कहीं दिखे ना तो टांगे तोड़कर गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर चौधरी गुस्से में वहां से चला गया। संपत बेरोजगार हो गया। थक हार कर संपत गांव के मुखिया के पास चला गया। मुझे सब पता है संपत कि चौधरी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम तो जानते हो कि चौधरी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर और धनवान है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया जी, मैं आपसे चौधरी से लड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैं एक अनाथ हूँ। कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़कर चले गए और मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं सिर्फ भोजन बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता भी बहुत अच्छे बावर्ची थे। मुखिया जी, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं भी अपने गांव में अपना खुद का ही ढाबा खोलना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा धन दे सकते हैं क्या? जब मेरा ढाबा चलने लगेगा तब मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, गांव में मेरी जो खाली जमीन पड़ी है तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लो।
उसके लिए जितना भी धन लगेगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया की बात सुनकर संपत खुश हो गया। संपत बड़ी मेहनत से खाली जमीन पर ढाबा बनाने में जुट गया। जी तोड़ मेहनत के बाद संपत ने वहां पर ढाबा बनाकर तैयार कर लिया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर ग्राहक आने लगे और यही बात चौधरी को परेशान करने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ रुक्मणी। उस नालायक ने अपना ढाबा गांव में खोल दिया है। अब ग्राहक मेरे ढाबे पर कम, उसके ढाबे पर ज्यादा आते हैं। आपके अंदर तो लोमड़ी के जैसी बुद्धि है। उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उसका ढाबा बंद करवा दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे अपनी लोमड़ी जैसी बुद्धि से कोई योजना तो सोचनी ही पड़ेगी। चौधरी ने बड़ी चालाकी से एक ग्राहक को अपनी बातों में ले लिया। वो ग्राहक संपत के ढाबे पर चुपके से भोजन में चौधरी की लाई हुई दवाई फेंक आया। उस दिन जिसने भी संपत के ढाबे का खाना खाया उसका पेट खराब हो गया। अगले दिन संपत के ढाबे के सामने गांव के लोगों की भीड़ लग गई। एक व्यक्ति क्रोधित होता हुआ संपत से बोला, तुम्हारा ढाबा क्या चलने लगा? तुम अपनी औकात भूल गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे कल मैंने तुम्हारे ढाबे पर दाल खाई थी, तब से मेरा पेट खराब है। और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन सब का पेट खराब है। उन सबके जिम्मेदार तुम हो। तुमने जरूर भोजन में कुछ ना कुछ मिलाया है। आपको गलतफहमी हुई है। मैंने भोजन में कुछ भी नहीं मिलाया। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे ढाबे पर खाना खाने नहीं आएगा। अपना भोजन बनाकर स्वयं ही खा लेना। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और संपत आंखों में आंसू लिया हुआ अपने ढाबे पर बैठ गया। संपत फिर से बेरोजगार हो गया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर मुखिया आकर बोला, संपत, तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो मुझे कब लौटाओगे? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरे ढाबे पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता संपत, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। मुखिया की बात सुनकर संपत बुरी तरह से चौंक गया। हमारे बीच ब्याज की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम सुन नहीं पाए होगे। परसों तक अगर मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा मकान भी तुमसे छीन लूंगा और उसे बेचकर अपने पैसे की भरपाई करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं अनाथ हूं। आप अगर मुझसे मेरा घर ही छीन लेंगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। 2 दिन बाद मुखिया ने संपत को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका ढाबा भी तोड़ दिया। संपत आंखों में आंसू लिया हुआ एक हाईवे के घने पेड़ के नीचे बैठकर अपने किस्मत पर रोने लगा। संपत को रोते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, जिसके ऊपर एक चील बराबर मंडरा रही थी। इस चील को भगाना होगा, नहीं तो ये उसका घोंसला तोड़ देगी। मेरा घर बचाने के लिए तो कोई भी गांव वाला नहीं आया, लेकिन मैं इस बेजुबान प्राणी का घर इस चील को नहीं तोड़ने दूंगा। संपत ने एक चील को वहां से भगा दिया। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। उस घोंसले के ऊपर बैठी हुई चिड़िया संपत के पास आकर बैठ गई और एक तेज धमाके के साथ वो एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। कौन हो तुम? बरसों पहले एक श्राप के कारण मुझे चिड़िया बनाकर इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो चील मुझे मारकर मेरा घोंसला तोड़ देती। वो एक चील के रूप में राक्षस था। लेकिन तुम फिर अपने असली रूप में कैसे आ गई? मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा युवक तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। और देखो, मैं मुक्त हो गई। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस तुम्हारे पास धन नहीं है। एक घर था, वो भी तुमसे छीन लिया गया, लेकिन कोई बात नहीं। तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है, वही घोंसला आज से तुम्हारा घर होगा। और इस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ घोंसला रेस्टोरेंट होगा। इतना कहकर उस सुंदर लड़की ने अपना हाथ घोंसले के आगे कर दिया। तभी एक तेज धमाके के साथ वो घोंसला एक रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गया,
जिसकी सीढ़ियां बहुत सुंदर लकड़ी की बनी हुई थी। ये घोंसला रेस्टोरेंट आज से तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जब भी तुम्हें यहाँ से कोई निकालने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर वो सुंदर लड़की वहां से गायब हो गई। संपत उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। उसने देखा कि रेस्टोरेंट अंदर से किसी 5 स्टार होटल जैसा था, जहां पर एक से एक महंगी टेबल रखी हुई थी और एक 5 स्टार होटल की ही तरह हर सुख सुविधा वहां पर मौजूद थी। कुछ देर बाद संपत वहां पर आराम की नींद सो गया। अगले दिन संपत नाश्ता करके नीचे उतरा ही था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उसमें से एक सुंदर युवक बाहर निकलकर संपत से बोला, ये किस तरह का रेस्टोरेंट है भाई? इस तरह के रेस्टोरेंट्स तो मैंने सिर्फ विदेशों में ही देखे हैं, लेकिन वो भी तस्वीरों में। ये मेरा रेस्टोरेंट है, घोंसला रेस्टोरेंट। मेरे रेस्टोरेंट पे हर तरह का भोजन उपलब्ध है। क्या तुम मुझे अपना रेस्टोरेंट दिखा सकते हो? दिखाना क्या है साहब, आप मेरे पहले ग्राहक हैं। आपके लिए आज का खाना मुफ्त है। संपत ने उसके लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार कर दिया। भोजन खाकर वो युवक उंगलियां चाटते हुए बोला, यकीन मानो मैंने एक से बड़े एक 5 स्टार होटल में खाना खाया है, लेकिन इससे ज्यादा लजीज खाना मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट का काम करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस घोंसला रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। तुम्हारा रेस्टोरेंट प्रसिद्ध हो जाएगा और यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। वो युवक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में शहर से आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में बहुत बड़े बड़े नेता, पत्रकार और बहुत सी अमीर फैमिली के लोग थे। संपत का घोंसला रेस्टोरेंट कुछ ही महीनों में पूरे इंडिया में छा गया और यही बात चौधरी और मुखिया को बेहद परेशान कर रही थी। तुम सिर्फ नाम के मुखिया हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। तुमने जितना बोला था उससे ज्यादा करके दिखाया था मैंने। अरे तुमने तो सिर्फ उसे अपने ढाबे से निकाला था, मैंने तो उसका मकान भी उससे छीन लिया था। मगर उसकी किस्मत ही इतनी अच्छी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब इन बातों से क्या लेना देना मुखिया। उसके घोंसला रेस्टोरेंट में शहर के अमीर लोग आते हैं और गांव के लोगों को वो अपने घोंसला रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना खिलाता है। वो सबको रोजगार दे रहा है और तरक्की कर रहा है और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि उसके घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगा दूं। तो फिर देर किस बात की है? चलो चलकर आज रात ये शुभ काम कर ही देते हैं। मुखिया और चौधरी पेट्रोल लेकर उस पेड़ पर पहुंच गए। उन्होंने उस पेड़ पर पेट्रोल छिड़का, मगर जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, अचानक उनके शरीर में बुरी तरह से जलन होने लगी और वो बहुत बुरी तरह से चीखने लगे। संपत और सारे ग्राहक रेस्टोरेंट के नीचे आ गए। अरे आप दोनों को क्या हुआ? आप दोनों चीख क्यों रहे हैं? हमें माफ कर दो संपत, हम तुम्हारे घोंसला रेस्टोरेंट पे आग लगाने के लिए आए थे, लेकिन हमने जैसे ही आग लगाने की कोशिश की हमारे शरीर में जलन महसूस होने लगी। आज तो ये गलती कर ली है मुखिया जी, लेकिन आज के बाद इस गलती को कभी भी मत करना। तभी उस घोंसला रेस्टोरेंट के अंदर से एक भारी आवाज आई, इन दोनों से कहो कि अब ये गांव छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके शरीर की जलन दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। मुझसे ये कहा गया था कि अगर कोई भी इस घोंसला रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मुखिया और चौधरी ने संपत की बात मानने में ही भलाई समझी। वो दोनों रात ही रात गांव खाली करके भाग गए। संपत आज भी घोंसला रेस्टोरेंट चलाता है।